हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट आ चुका है, 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में एक नए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 रहने वाली है और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, इस क्लास में जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हिंदी भाषा मिलेंगे। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसा ही प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यहाँ से आप अपनी हर एक सब्जेक्ट में तैयारी देखें कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। प्लस इस क्लास से आपको यह भी पता चलने वाला है कि आपके आगामी शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं। एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आपको आज की इस क्लास का टारगेट भी मिला है, तो इस टारगेट को आप जरूर पूरा करिएगा। लगभग आप 45 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय आपको बहुत मिल चुका है। क्योंकि एसएससी एमटीएस का पेपर तो 2025 में होने वाला था, लेकिन अब इसका एग्जाम फरवरी 2026 में होने जा रहा है। तो यहाँ से आप सभी के पास मुश्किल से 5 से 6 महीना अधिक समय मिल चुका है, तो लगभग आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो इस क्लास को हम आपको एक टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, तो लगभग पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्लस हर एक क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी होगा। याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग में आप तुक्काबाजी कर सकते हैं क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपके पेपर में जीके और इंग्लिश आएगा उसमें माइनस मार्किंग होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? जैसे पश्चिम बंगाल से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश से बहती है, असम राज्य से बहती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किससे सम्मानित किया गया था? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किससे सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। छठा बिमस्टेक सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया था? जो छठा बिमस्टेक सम्मेलन 2025 हुआ था, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्न में से किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात उधार ले सकता है? किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात उधार ले सकता है? तो याद रखिएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा के दर पे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। कर्नाटक में स्थित इनमें से किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था? कर्नाटक में स्थित किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था? तो विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन 1946 और 1947 के बीच कहां पर हुआ था? बताइए। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन है, 1946 और 1947 के बीच में। ये कहां पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। मसान जोर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? मसान जोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत की रक्षा, यह विषय संघ सूची के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित है, जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाया जाता है? ये आपके शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, इसको आप जरूर याद करिए।
बताइए निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित है, जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य का है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की तटरेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ी नहीं है? किस अफ्रीकी देश की तटरेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ी नहीं है? तो इथोपिया की नहीं जुड़ी है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। नीचे 3 राज्यों के नाम दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। दिए गए किस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है? बताइए, जैसे 3 राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल के रूप में आता है? तो ध्यान रखिएगा केवल उड़ीसा राज्य में, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी केवल सी, तीसरा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 3 होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, ये बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? मेघा मजमदार हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये बर्निंग उपन्यास के लेखक की बात करेंगे तो मेघा मजुमदार कहीं गए, लेकिन यहाँ पे आपका मेघा मजमदार लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम रथ और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इनमें से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? तो भाई गोल गुंबज, क्योंकि गोल गुंबज तो भाई आप जानते हैं कर्नाटक बीजापुर में स्थित है, तो इस सवाल का ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यही गोल गुंबज तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, मिजोरम में किसकी पहाड़ियां पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? मिजोरम में किस पहाड़िया का पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो लुसाई की पहाड़ियां पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है मिजोरम में, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थापत्य शैली से संबंधित है? कौन सा शब्द स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो बेसर शैली है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, मालवा प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदियां के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है? मालवा प्रदेश कौन सी नदियां के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है? तो भाई नर्मदा और ताप्ती नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति ये कहाँ पर स्थित है? भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, भारतीय वित्त प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? भारतीय वित्त प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? तो 11 अंक होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की, उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया था? बताइए, सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी, लेकिन उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया था? किस वर्ष में किया था? 1599 में किया था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो साथियों, जैसे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास नहीं रुकने वाली है। लगातार लगभग 3 क्लास हम आपको एक दिन में देंगे भाई,
इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको इजी क्वेश्चन करवा देंगे। जो आपके पेपर में आने लायक होंगे वही सवाल हम लगातार करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक इनमें से किस वर्ष में आयोजित हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1950 में की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादकों में से एक थे? पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादकों में से एक थे? तो ये सितार के प्रतिपादकों में से एक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हरम शब्द निम्न में से किसे संदर्भित करता है? मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हरम शब्द किसे संदर्भित करता था? तो मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक हैं? कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक हैं? तो इनमें से मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? तो साथियों, किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? तो गोदावरी नदी का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है? तो गोदावरी नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। इनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? बताइए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो इनमें से केवल रबी की फसलें कौन सी है? बताइए, गेहूं और ज्वार? नहीं भाई। धान और कपास? नहीं। मक्का और मटर? नहीं। तो जौ और चना, ये केवल रबी की फसलें हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ये विषुवती वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहां से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से हल करेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाइलॉन वाज एमॉन्ग द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन एंड इज नोन फॉर इट्स टफनेस, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड ग्रीस। भाई, जब इस तरह के सवाल आपसे पूछ दे, आप सभी से ये कहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए और एक सेंटेंस दे, सबसे पहले आपको ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्पेलिंग उनका इनकरेक्ट दिया है। जैसे टफनेस, पहला ऑप्शन देखिए, टफनेस का स्पेलिंग ठीक है भाई, TOUGHNESS, ये ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेंथ, इसका स्पेलिंग चेक करिए, STRENGTH, इसका भी स्पेलिंग ठीक है। रेजिस्टेंस, इसका भी स्पेलिंग ठीक है। लेकिन सिंथेटिक देखिए भाई ध्यान से, इसका क्या स्पेलिंग गलत है, तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अब हम लोग प्रश्न में ढूंढते हैं कहाँ पर सिंथेटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सिंथेटिक लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ पे देखिए सिंथेटिक, तो यही क्या है भाई? इसका स्पेलिंग रॉन्ग, इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। अब सिंथेटिक स्पेलिंग क्या होता है? SYNTHETIC होता है भाई। यहाँ पे देखिए आई डबल दिया था, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। टॉम विल द डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस टुमारो। यानी टॉम कल कार्यालय में दस्तावेज पहुंचा देगा। तो इसमें कौन सा परफेक्ट फिल इन द ब्लैंक से लिए सही होगा? तो इसमें टॉम विल मेल द डॉक्यूमेंट, ये आपका ठीक हो सकता है भाई, क्योंकि मेल का स्पेलिंग भी ठीक यही लग रहा है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे कि आपका मॉल क्या होता है भाई? शॉपिंग मॉल होता है। और मील मतलब क्या होता है? भोजन एक प्रकार का होता है। मेल मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। मेल आपका सी ऑप्शन, जो डाक भेजना होता है। बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स।
यानी आप सभी को कैप्टिवेटिंग का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? मनमोहक होता है, आकर्षक होता है। तो बताइए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोरिंग हो सकता है क्या? उदास हो सकता है भाई। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक ही होता है। और इनहेंटिंग का मतलब क्या होता है? मनोरंजन होता है भाई। और ग्रिपिंग का भी मतलब क्या होता है? मनमोहक कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं, मनोरंजक कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टिवेटिंग का एंटोनिम क्या होगा? बोरिंग हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर है बताइए। आई वेंट टू वॉच अ प्ले विथ वन ऑफ माई फ्रेंड। हमारे हिसाब तो सही लग रहा है भाई। अ फेमस पोएट रोट द पोएट दैट पोएम, बिल्कुल ठीक है। अ डॉग लाइक्स सनलाइट, ये भी ठीक है। ही रेसिड नियर एन यूनिवर्सिटी। तो भाई कभी आपने देखा है कि यू के पहले एन आता है, यूनिवर्सिटी लिखा है, वह एक विश्वविद्यालय के पास रहता है, यानी ही रेसिड्स नियर एन यूनिवर्सिटी। अब यू किससे शुरू होता है? यह से शुरू होता है। तो यहाँ पे एन तो आर्टिकल लगेगा नहीं, क्योंकि वन यूनिवर्सिटी का उच्चारण भाई यूनिवर्सिटी होता है। तो यहाँ पे ए आना चाहिए था भाई, ए नहीं आना चाहिए था, एन नहीं आना चाहिए था, केवल ए आना चाहिए था। तो यही क्या है? पहला और डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा भाई, ए यूनिवर्सिटी होगा। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। थीफ, बिलीव, रिसीव। रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है भाई? RECE होता है, IVE होता है। ध्यान रखिएगा, RECE IVE होता है। रिसीव जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया है आपका सी ऑप्शन में। अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स करिए। आई विल नॉट बी एबल टू माई असाइनमेंट इन टाइम। बताइए भाई, आई विल नॉट बी एबल टू माई असाइनमेंट इन टाइम मतलब कि मैं योग्य नहीं हूँ भाई अपना असाइनमेंट काम करने के लिए सही टाइम पर। भाई आप जानते हैं कि विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो आई विल कंप्लीट होना चाहिए भाई। आई विल कंप्लीट यानी आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई असाइनमेंट इन टाइम। तो ऑप्शन ए सॉल्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कंप्लीट्स है, कंप्लीटेड है और कंप्लीटिंग है, ये विल के बाद नहीं आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा विल के बाद बेस फॉर्म आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इसलिए आई विल कंप्लीट बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला सॉल्व राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हिज इलोक्यूंट स्पीच मूव द ऑडियंस टू टीयर्स। मतलब कि बताइए, सिनोनिम्स आपको बताना है किसका? इलोक्यूंट का मतलब इसके माने क्या होता है भाई? प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली होता है इलोक्यूंट का मतलब। और स्पष्ट बोलना भी होता है। जैसे वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है? वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जो स्थानीय भाषा होता है। स्थानीय भाषा को क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलर बोलते हैं। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भाई? अस्पष्ट बोलने वाला है। क्या होता है? जो अस्पष्ट बोलता है, ठीक है, अस्पष्ट बोलने वाला होता है। एंग्री मतलब आप जानते हैं क्रोधित, गुस्से वाला। एक्सप्रेसिव मतलब अर्थपूर्ण। तो यही क्या हो जाएगा भाई? इलोक्यूंट का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सप्रेसिव हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। बताएंगे सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए क्या दिया? द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकुलर एरर। यानी भाई सेंटेंस में देखिए आपका एरर दिया, लेकिन हमें बिल्कुल करेक्ट बताना है। बताएंगे आप लोग क्या दिया? द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट। बताइए भाई, आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट क्या है भाई? एक सुपरलेटिव फॉर्म है। क्या है? एक सुपरलेटिव फॉर्म है स्वीटेस्ट। इसका मतलब कि अंगूर का स्वाद सबसे मीठा होता है। क्या हो सकता है? द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटर होना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में तुलना की जा रही है। तो आपका जैसे कि सूटेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव फॉर्म है, तो शूटर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, शूटर एक तुलनात्मक शब्द है आपका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए, हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब जैसे कि एक मुश्किल या खतरे से भरा मामला, उसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई एक मुश्किल या खतरे में भरा मामला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए मुहावरा क्या परफेक्ट आंसर होगा, अ ट्रबल समवन आर हजार्डस सिचुएशन। एक परेशानी या खतरनाक स्थिति, उसको क्या बोलेंगे, हॉर्नेट्स नेस्ट बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सॉल्व राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्ले वॉज शॉर्टनेड बाई द ऑफ टू सीन। इसका मतलब द प्ले वॉज शॉर्टनेड बाई द ओमिशन ऑफ टू सीन हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। याद रखिएगा, नाटक को 2 दृश्यों के द्वारा छोटा किया गया था। ओमिशन का मतलब क्या होगा, छोड़ना या हटाना होता है, यानी द प्ले वॉज शॉर्टनेड बाय द ओमिशन ऑफ 2 सीन। नाटक को 2 दृश्यों के द्वारा क्या किया गया था, छोटा किया गया था, यानी छोड़ा गया था, हटाया गया था। ओमिशन का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है या हटाना होता है। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व राइट आंसर देखिए, बताइए क्या बनेगा। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे 2 2 4 2 6 के साथ एक वृत्ताकार मेज है, इसमें हमें 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे। जी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे जी बैठा है। भाई बस आपको इस सवाल को हल करते समय दायां बायां का खेल मालूम होना चाहिए। दायां का मतलब होता है राइट साइड, आप सभी को मालूम है, जिसको आप बैठाइएगा उसी का राइट साइड देखिएगा, उसी का लेफ्ट साइड देखिएगा। जैसे पहले लाइन में सवाल क्या बोला है, जी जो है ना वो ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, तो ए को आपको बैठाना है और उस ए के दाएं से तीसरे स्थान पे जी को बैठाना है। तो मान के चलिए हम ए को यहां बैठा लेते हैं, तो ए का राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा भाई। ए के तीसरे स्थान पे जी बैठा है, तो जी को यहां बैठा देंगे भाई, तभी तो तीसरे स्थान पे जी बैठेगा। एक लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए डी जो है ना वो जी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, जी तो ऑलरेडी बैठ गया, यानी इस जी के दाएं से तीसरे स्थान पे इस बार डी बैठा है, तो डी तो भाई यहां बैठ जाएगा, तभी तो प्रश्न के हिसाब से सवाल परफेक्ट बनेगा। जो सवाल बोलेगा वही करेंगे हम लोग। एक लाइन ये भी कंप्लीट हो गया। ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है, ए तो ऑलरेडी बैठा है, ई और एफ यानी एफ को यहां बैठा देंगे और बीच में भाई ई को बैठा देंगे, तभी तो भाई ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ई होगा, बीच में ई होगा, तभी तो भाई ई और एफ का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। दूसरा लाइन पढ़िए, सी जो है वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे सी बैठा है, तो पहले एफ तो ऑलरेडी यहां बैठा है, एफ के राइट साइड में पहले स्थान पे जी बैठा है, दूसर का खाली है, तीसर का पे सी यहां बैठा दीजिए भाई, ये भी लाइन कंप्लीट होगा। अब एक बॉक्स खाली है तो कौन नहीं बैठा, ए डी सी बी नहीं बैठा, तो बी को यहां बैठा दीजिए, तो सातों बॉक्स आपके भर गए हैं। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, ई के दाएं से गिनने पर ई और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई के राइट साइड गिनने पर भाई, यानी ई ऑलरेडी यहां बैठा, देखिए ई के राइट साइड गिनने पर यानी इधर गिनने पर ई और डी के बीच में, डी ऑलरेडी यहां बैठा है तो इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। एक देखिए एफ बैठा है, एक जी बैठा है, एक बी बैठा है, एक सी बैठा है, यानी 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ई के दाएं से गिनने पर ई और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं, एफ जी बी और सी बैठे हैं। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। एक निश्चित कुट भाषा में लॉस्ट को 5197 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टर्न को 4562 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, हल करिए भाई। जैसे सिंगल टी पूछा है तो कॉमन चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए लॉस्ट में टी है और टर्न में भी टी है, इसका मतलब कि टी हमें कॉमन मिल गया, तो इसके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। एक निश्चित कोड भाषा में बैट बॉल गेम को एमक्यू एमपी एमआर लिखा जाता है। गेम हॉकी फुटबॉल को एमपी एमटी एमएल लिखा जाता है। और बॉल प्लेयर अंपायर को एमआर एमबी एमई लिखा जाता है। उस कोड भाषा में बैट को कैसे लिखा जाएगा? भाई इतना लंबा चौड़ा दिया आपका, लेकिन सिंपल पूछ रहा है केवल बैट का कोड। कोई बता सकता है बैट का कोड क्या होगा? इस बार 3-3 दिया है भाई। अब देखिए हम बैट को चेक करते हैं, किसमें बैट दिया उसी में हमारा आंसर होगा भाई। देखिए बैट तो केवल इसी में है भाई, और किसी में बैट है नहीं, क्योंकि पहले वाले कोड में केवल बैट दिया है। इसका मतलब कि हमारा आंसर भाई इसी में आएगा, या तो एम क्यू आएगा या तो एम पी एम आर आएगा। इसमें तो कॉमन तो मिलेगा नहीं भाई। कॉमन मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कॉमन आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखिए जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम जो इनका कोड होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। चलिए तो तीनों को हम लिखते हैं भाई। जैसे एम क्यू लिखा है, पहले का कोड हम लिख रहे हैं एम क्यू, एम पी और एम आर है। पहले का कोड ये है। दूसरे का कोड एम पी, एम टी और एम एल है। तीसरे का कोड लिखिए एम आर है, एम बी है और एम ई है। तो अब देखिए साथी, जो हमसे बैट का कोड पूछा तो बैट तो केवल पहले वाले कोड में है, इसका मतलब कि हमारा आंसर इसी में आएगा। तो चलिए एलिमिनेट करिए भाई, दो को एलिमिनेट कर देते, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एम आर इसमें है, एम आर इसमें तो एलिमिनेट हो जाएगा। एम पी इसमें है, एम पी इसमें तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन बचा? एम क्यू बचा है, यानी बैट का कोड क्या हो जाएगा? एम क्यू हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दिया होगा सी ऑप्शन, तो 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा साथी, जब कॉमन आपको नहीं मिले तो आपको जो उनका कोड होगा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जिसमें रहेगा आपका जो पूछा रहेगा, जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। जैसे देखिए बैट पूछा था तो बैट हमारा इसी में आंसर मिला है, एम क्यू मिला है ना। और देखिए किसी में एम क्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? बताइए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर तो हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 164 बराबर 164 करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS करना है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, माइनस और प्लस को बदलते हैं समीकरण में। ध्यान से देखिए, 56/8 गुणा 45, प्लस है तो माइनस बदल देंगे 4, माइनस है तो प्लस में 23। इसको सॉल्व करने पे हमें 164 आंसर लाना है। 8 का भाग 56 में देंगे तो 7 बार में, इंटू 45 माइनस 4 प्लस 23, ठीक। 45 गुणे 7 कितना होगा? 7 × 5 = 35 का 5 3, 7 × 4 = 28 3 31, 315 माइनस 4 प्लस 323, प्लस आपका 23 है प्लस 315 कितना हो जाएगा? 338 हो जाएगा। 338 में से 4 को घटाएंगे तो भाई 334 आएगा, लेकिन हमें तो 164 लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। अब ऑप्शन दूसरे बढ़ते हैं भाई, माइनस और गुणा को बदलते हैं। 56/8 गुणा है तो माइनस बदल देंगे, 45 + 4 माइनस है तो गुणा में बदल देते हैं 23। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 8 का भाग 56 में करेंगे तो 7 बार में, माइनस 45 प्लस 23 चौक कितना होता है? 23 चौक होता है 92 होता है, 23 4 जो आपका 92 होता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 92, ये प्लस 7, ये तो 100 भी नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी हो सकता है भाई। तो यहाँ से 56 भाग है तो गुणा में बदलना पड़ेगा, इस पर 8 गुणा है तो भाग में 45। देखिए साथ ये डायरेक्ट तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 45 का भाग 8 में नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं मैच करेगा। अब हमारा लास्ट ऑप्शन एक सहारा, यही आंसर दे सकता है। प्लस और गुणा बदलने से, प्लस और गुणा को बदलेंगे भाई, 56/8 गुणा है तो प्लस में बदलते हैं भाई, गुणा को प्लस में बदलना है। 45 प्लस है तो गुणा में बदलते हैं 4 माइनस 23। ये समीकरण तैयार है। 8 का भाग 56 में 7 बार में, प्लस 45 चौका कितना होता है? 4 पंजे 20 का 0 2, 4 चौका 16, 16 2 18, यानी 180 माइनस 23। अब देखिए 180 और 7 कितना हो? 187, इसमें से 23 को घटा दीजिए, आपका 164 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये भी सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप सभी ऑप्शन का सहारा लेकर अपना आंसर निकालेंगे। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?
EFD JKI OPN TUS हमने आपको बताया है। जब भी साथी आपको अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले आपको पहले अक्षर का कोड बनाना, जैसे ई का जे का ओ का टी, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ई जे ओ और टी है तो ई होता 5, जे होता 10, ओ होता 15, टी होता 20। देखिए 5 से 10 यानी +5, 10 से 15 +5, 15 से 20 +5 हुआ है। तो उसी प्रकार 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25, 25 पर कौन आता है? वाई आता है। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो वाई से मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन वाई से है? तो पहला ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन देखिए वाई से शुरुआत नहीं हुआ है, यानी सॉल्व का ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस बार नंबरों का श्रृंखला पूछ दिया है भाई। क्या दिया है? 33, 37, 46, 62, 87। ठीक है, 33 से 37 +4 हुआ है, 37 से 46 इसमें +9 हुआ है, 46 से 62 इसमें +16 हुआ है, 62 से 87 इसमें +25 हुआ है। 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 87, 36 कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। जब 6 का स्क्वायर 36 करेंगे और 87 में जोड़ेंगे तो 123 आएगा ना भाई। तो क्वेश्चन मार्क जो कितना आंसर आएगा? 123 आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 49। JJDA का रिलेशन क्यों KH से है, ENHE का रिलेशन LUOL से है, तो आप सभी को TTN का रिलेशन बताना है। तो साथियों जैसे JJDA इसका रिलेशन QQKH है। ठीक है, J होता 10, J होता 10, D होता 4, A होता 1, Q होता 17, Q होता 17, K होता 11, H होता 8। 10 से 17 +7 किया, 10 से 17 +7 किया, 4 से 11 +7 किया, 1 से 8 +7 किया, तो भाई इसमें तो +7 का रिलेशन लगा है। तो ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप सभी को TTNK का रिलेशन बताना है। चलिए कमेंट सेक्शन बताइए इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा। केवल आपको TTNK का कोड बताना है भाई। हमने लगभग 99% सवाल को हल कर दिया है, +7 का कोड इसमें लग रहा है। बताइए आंसर निकाल के। तो चलिए दोस्त आज के सेशन का लास्ट सवाल को हल करते हैं। ए का वेतन 60% बढ़ता है और फिर 30% घटता है, तो कुल मिलाकर ए के वेतन में कितने वृद्धि हुई है? जब आपके पेपर में 2 सवालों का दे परसेंटेज का, आप सभी को रेशियो मेथड अप्लाई करना है। जैसे ए का वेतन 60% बढ़ा, यानी कोई सामान 100 रुपये का रहा होगा तो वो 60% बढ़ जा रहा है, यानी 160 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 30% घट जा रहा है, यानी कोई सामान 100 रुपये का रहा होगा वो 30% घट गया, यानी वो 70 रुपये का हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस यहाँ से भाई काट सकते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से 20 पंजे 100 और ये कट जाएगा भाई, कितने बार में जाएगा? यहाँ से 20 पंजे 100, 20 23 60, यानी 8 बार में चला जाएगा भाई। 8 बार में ये कट जाएगा भाई, 20 पंजे 100, 8 बार में ये कट जाएगा। फिर उसके बाद 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा भाई। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 10 पच्चे 50 और 8 सौ 56, यानी कोई सामान भाई 50 का वो 56 में हम बेच रहे हैं, यानी 6 बटे यहाँ से 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 6 दूनी 12% का भाई वृद्धि हुई है एक के वेतन में, यानी सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में? हमेशा याद रखिए जब भी आपके पेपर में 2% का सवाल दे तो आपको रेशियो मेथड अप्लाई करना है। पहले तो भाई क्रॉस आपको काट लेना है, उसके बाद सीधा सीधा गुणा कर देना है। देखिए जैसे हमने क्रॉस काटा तो सीधा सीधा गुणा किया तो 10 पच्चे 50 इधर आ गया, 8 से 56, यानी कोई सामान हम 50 रुपये खरीद रहे हैं उसे 56 में बेच रहे हैं, यानी 6 का हमें लाभ हुआ। किससे हुआ? जो हमने 50 रुपये पहले खरीदा है, यानी 6 बटे 50 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12% आ जाएगा। तो साथियों फाइनली ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लगातार 3 क्लास आ रही है, आप सभी को लगातार अपनी तैयारी करना है बहुत अच्छी तरीके से। यदि आप सभी का भी टारगेट SSC MTS एग्ज़ाम 2026 क्रैक करना है तो आपको डेली क्लास करना है काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए क्लास के साथ, एक नए दमदार सेशन के साथ।
ठीक है, आपको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि क्लास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।